देखिए, बदकिस्मती है कि एक ऑनरेबल एमएलए को इस बात के लिए यूपीए लगाया गया। यूपीए तो पीएसए दहशतगर्दों के खिलाफ लगाया जाता है। और उसने एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर के साथ बदतमीजी की थी। बदतमीजी की सजा और हो सकती है। बदतमीजी के लिए भी एफआईआर होता है, वो नहीं है कि एफआईआर नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा एफआईआर देना जिससे जो दहशतगर्दों के लिए दिया जाता है, तो आप देख रहे हो कि डेमोक्रेसी कितनी है इस स्टेट में, सीयूटी में के अंदर। हम मजम्मत करते हैं और अपील करते हैं अदालतों से कि वो मेरिट के बेसिस पे उसको रिहा करे, ताकि वो भी अपने लोगों का जो मुतालबात हैं वो हुकूमत तक पहुंचा सके, वो असेंबली अटेंड कर सके। देखिए, अब ऑनरेबल मिनिस्टर ने जो अचीवमेंट्स थी उन्होंने अब बता दिया कि हमने क्या अचीव किया एक साल के अंदर अंदर, पिछले बजट से इस बजट तक। जैसे उसने उन्होंने कहा कि हमने कई अस्पताल कंप्लीट किए, बिल्डिंग्स कंप्लीट की, हमने अपॉइंटमेंट टेस्ट की, कोई 400 के करीब डॉक्टरों की, पैरामेडिकल स्टाफ लगाया। और स्कूल एजुकेशन में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है नए बनाए गए, तामीर किए गए। और उम्मीद है कि इस साल उसमें और बेहतरी आएगी। और ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने वादा दे दिया है हाउस को कि आने वाले दिनों में वो एजुकेशन और हेल्थ और सोशल सेक्टर में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। वही तो हमारी बदकिस्मती है कि कुछ लोग इन डेली वजरों को पिछले 30 साल से यूज कर रहे हैं अपने मकसद के लिए। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हाउस के अंदर बता दिया कि इस साल से हम उनको रेगुलराइज करने का प्रोसेस शुरू करेंगे। और अगले 2-3 सालों में ये तमाम डेली वेजर जो हैं बेचारे, जो कसम पुर्सी की हालत में हैं, उनको रेगुलराइज किया गया है। उसके बावजूद भी उनको अब भी इस्तेमाल किया जाता है, सड़कों पे लाया जाता है, नारेबाजी की जाती है। और वो लोग करवा रहे हैं जिन्होंने पिछले 8 साल में उनका शोषण किया, उनको रेगुलराइज नहीं किया, उनकी बात नहीं सुनी, उनको धरना देने की इजाज़त नहीं दी गई, उनको अपनी बात कहने की इजाज़त नहीं दी गई। वो आज वही लोग उनको फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली करेंगे, हमारा मैनिफेस्टो है। जो ही हमारा यहाँ इंशाल्लाह स्टेट बहाल होगी, उसके बाद उन तमाम कवानीन को, जो कवानीन लोगों के हक में नहीं है, रियासत के हक में नहीं है, उनका खात्मा किया जाएगा। जो हम लोगों के लिए चुने गए हैं और लोगों की बात करेंगे, और लोगों के जो खिलाफ जो कानून बनाए गए हैं, लोगों के जो हक में कानून नहीं कानून बनाए गए हैं, उनको हम रिपील कर देंगे। तो गुंडागर्दी थोड़ी, अगर उसने जो गलती की है थोड़ी बहुत उसकी माफी मांगी होगी, जेल में डालने वाला क्या है? डिक्टेटरशिप थोड़ी है। महराज एक लाख 1.25 लाख लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा है और एक नेशनलिस्ट आदमी है, देश प्रेमी आदमी है। अब पता नहीं, मुझे लगता है कि लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स और बायस्ड डिसीजन। ने प्रोटेस्ट भी किया था सेक्रेटरीट के बाहर डेली वेजेस के लिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मेरे कायदे कारवां उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला कि साल फेज मैनर जितने हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको पक्का करेंगे। मुझे उनका सबसे ज्यादा दर्द है। मेरे बाप ने 6,000 लगाए, मेरे पिताजी ने सबसे ज्यादा डेली वेजेस लगाए। अगर उन्होंने 8,000 परमानेंट नौकरियां दी, आज जहाँ जा रहा हूँ असेंबली में, मुझे फक्र होता है कि 100 से ज्यादा उनके लगाए हुए पौधे इस हाउस में है, क्योंकि उस समय का स्पीकर भी अपना था। तो हमने जम्मू वाले भर दिए। असलम साहब के बाद सबसे ज्यादा हम ही ने लगाए हैं। 77,000 कमेटी का गठन किया गया था, कमेटी के अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। कई बार रिपोर्ट एग्जैक्ट आनी चाहिए, जल्दबाजी में कुछ गलत हो जाएगा। जैसे ये दिल्ली वालों ने जल्दबाजी में स्टेट दी, उनको भी लगता है गलती होगी, अब वो वापस देना चाहते हैं लेकिन बहाना ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगता है जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। हम लोगों की खादम है, नौकर है, और जो लोग चाहते हैं वो हमें करना है। उसीलिए हमें लोगों की बेहतरी के लिए चुना गया, वही करेंगे। अब पिछले दिनों मैं भी प्रवोक हुआ, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, उसके लिए माफी भी मांगता हूँ, लेकिन आप लोगों की जरूरत है। नहीं तो अगर मैं ज्यादा तंग पड़ गया, पलकी शर्मा करना मैं मिली होती है 4 साल। सर, ट्रांसपोर्टरों की बात आपकी बैठक हुई है कल, रोड मैप कश्मीरी पंडितों की वापसी का, वो मेरे दायरे अख्तियार से बाहर है। मैं चाहता हूँ, कश्मीरी पंडित हमारे अपने हैं। अब मेरे स्टाफ में आधे कश्मीरी पंडित हमारे वीआर1 हमारे रिश्तेदार हैं, तो वापस क्यों नहीं होना चाहिए? ये पाकिस्तान की चालों में हम नहीं आना। हमें बड़ी संजीदगी से, तो बड़े अच्छे तरीके से इस देश को एकजुट करना। विश्व पटल पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गडकरी जी की क्यादत में, मेरे कायद उमर अब्दुल्ला साहब की क्यादत में बेहतरीन मुल्क और बेहतरीन देश बनानी है। उसके लिए हमें मिलकर यही बात तो हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को जो काम करना है वो कर नहीं रही है। बिजली का अगर आप देखेंगे, रेवेन्यू रियलाइजेशन बढ़ा है 16%, लेकिन बिजली की अगर आप देखेंगे आपूर्ति, तो वो 50% से भी ज़्यादा है।
जम्मू को जो है वो कट लगे हैं। तो मुझे लगता है कि ह्यूज गैप है सप्लाई और डिमांड में। तो अगर रेवेन्यू रियलाइजेशन बढ़ी है तो मुझे लगता है कि मैंने अगले दिन भी ये बात की थी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के पास जो डिपार्टमेंट है, मैंने ये कहा था कि आप बताइए कि आप टोटल कितने मेगावाट बिजली आपको मिल रही है और जम्मू को कितनी दे रहे हैं और कश्मीर कितनी भेज रहे हैं। जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जब रेवेन्यू रियलाइजेशन जम्मू से ज्यादा है तो फिर बिजली भी यहाँ पे ज्यादा प्रोवाइड करनी चाहिए ना। तो ये बातें जो हैं, यही बातें हम हाउस में पूछ रहे हैं और गवर्नमेंट कभी लेफ्ट और कभी राइट जाती है नॉन इशू को इशू बना के। मैंने कभी नहीं देखा कि ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से हाउस की कार्रवाई को डिस्टर्ब किया जाए। तो मुझे लगता है हम गवर्नमेंट को इसके लिए अकाउंटेबल लगता है, वो जरूरी भी है और एक ह्यूमन इशू है। और जब हम ओन करते हैं कि हमने लगाए हैं तो फिर हम उनके साथ इंसाफ क्यों नहीं करते, और हमारी कमिटमेंट भी है। चलो माननीय चीफ मिनिस्टर साहब वो वाइस प्रेसिडेंट भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने अपना जो उनका मैनिफेस्टो है वो उन्होंने कहा कि मैं आगे मैनिफेस्टो नहीं बनाऊंगा। हालांकि किसी भी अगर डेमोक्रेसी में आप देखोगे तो वो एक संकल्प पत्र होता है। तो अगर उन्होंने उसको तो बना, लेकिन जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑनरेबल जल आपूर्ति मंत्री ने जो कमिटमेंट की थी कि उनका जो पेंडिंग वेजेस हैं वो भी हम पे करेंगे और इनको रेगुलाइज करेंगे। अब इन्होंने कहा है फेस मैनर में करेंगे, लेकिन कोई सर्टन जवाब नहीं है। तो वो बेचारे क्या करें। हम तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और उनके केस को प्लीड करना हमारी जिम्मेवारी भी बनती है, क्योंकि अपोजिशन का भी ये फर्ज बनता है, हमारी भी उनके साथ कमिटमेंट है। आप देख ही लीजिए ग्रांट में कोई ये तो एक ऐसा है कि टेक्निकल बात होती है, हर साल पास करनी है, फेल तो कोई ग्रांट होती नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कोशिश करें, हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्टर, बड़े ये सोशल डिपार्टमेंट्स हैं, समाज से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं, बेसिक चीजें हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। तो मुझे लगता है कि उनको काम करने की जरूरत है। हाउस के अंदर भी बताया, तफसीलन इस पर बात हुई। जहां तक इस ट्रेड डील का ताल्लुक है, आप खुद अंदाजा कर लीजिए, हमारे अवाम समझते हैं ये धीरे धीरे तजुर्बे की बुनियाद पर ये बात जाहिर हो जाएगी, ज़्यादा साफ हो जाएगी। ये घाटे का सौदा है हमारे देश के देशवासियों के लिए, घाटे का सौदा। इतना ही नहीं बल्कि ये जो हमारा इख्तियार है, सोवरेनिटी है, हद इख्तियार, एक मुल्क होने के नाते हमारा मुल्क एक इसकी बड़ी तारीख है और बड़ा मुल्क है। मुझे ये बताइए, वहाँ से हमें हुक्म दिया जाए तेल कहाँ से खरीदोगे, क्या ये मुनासिब है? फिर आप जायज़ा ले लीजिए, जो तेल आप रशिया से खरीदते हैं, हम खरीदते थे, उसमें और जो अभी आपको और जगहों से तेल खरीदने में, उसमें भाव में कितना फ़र्क है। बोझ किन पर पड़ेगा? बोझ यहाँ के आवाम पर पड़ेगा ना। अभी हमारे पास सबसे बड़ी मैशियत जो है वो एग्रीकल्चर है। जो भी एग्रीकल्चर गुड्स हैं, बड़ी पॉपुलेशन उसी पर दारोमदार इंसार रखती है। आज जो भी टैरिफ है अमेरिकन गुड्स के लिए, वहाँ से सेब हो, नट्स हो और चीज़ें हों, सोयाबीन हो, उस पर ज़ीरो टैक्स। तो यानी पूरी मंडी उनके हवाले। और जहाँ तक हमारे गुड्स का ताल्लुक है, वो अमेरिका जाए, अमेरिका की तरफ से 18% टैक्स, हमारी तरफ से ये मुआवनत क्या है? अगर आप ये समझते हैं कि ये सोवरेनिटी पर आंच नहीं है तो फिर क्या है? ये इसी वजह से हम कहते हैं डील सौदा का सवाल है। ये सौदा बराबरी की बुनियाद पर नहीं, ये सौदा अमेरिकन मुफादात के हक में है, हमारे मुल्क के, हमारे देशवासियों के मुफादात के खिलाफ है।